नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का जबरदस्त टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसका नाम है शेड्यूल, यानी बोले तो अनुसूचियाँ। बहुत ही अच्छे खासे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। कहता है कि ये बता दीजिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है, या राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में वर्णित है। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि शहरी एवं ग्राम विकास, ये सारी योजनाओं का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में किया गया है। तो अच्छी तरीके से आने वाले कुछ मिनट में ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं, जिससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहता है कि अनुसूचियों को जानने से पहले हम एक नज़र अपने संविधान पर डाल लेते हैं कि भाई हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ, ये सभी आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भागों का उल्लेख किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों की बात की गई है। अब बहुत सारे दिमाग में ये भी आता होगा स्टूडेंट के कि 395 है या 444 या 498 कितने कितने हैं, ठीक है ना। किताबों में अलग अलग मैटर है। देखिएगा, रियलिटी तो ये है 395 अनुच्छेद ही हैं। इनकी धाराओं में बट गए हैं, तो इनके पार्ट बाई पार्ट जो आए हैं संविधान में जुड़े हैं, वो 444 की बात होती है, 446 की बात होती है, 498 की बात होती है, ठीक है ना। तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। 12 अनुसूचियां हैं। अब देखो, वर्तमान में अगर यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको मारनी है 12। कितनी अनुसूचियां मूल संविधान में हैं, ठीक है, तो आपको मारनी है 8। आप कितनी अनुसूचियां थीं पहले, तो भी 8 मारना। देखो, मूल संविधान की बात करें तो आप जब संविधान बना हुआ होता है तो उसको हम मूल संविधान कहते हैं। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 1951 की बात करें तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये पहला पॉइंट हो गया। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए हर बच्चा, हर बहन का सिलेक्शन मुझे चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता देते हैं वही बात कि भाई 3 पॉइंट आपको केवल बताएंगे, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मूल भारतीय संविधान में क्वेश्चन बनता है कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियों की व्याख्या की गई थी, ठीक है ना, व्याख्या या व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान संविधान में इनमें संशोधन हुआ और दर बाई दर समय बीतता गया, क्या हो गई, इनकी संख्या हो गई 12 हो गई। संविधान के प्रथम संविधान संशोधन को देखा गया तो 9वीं अनुसूची को इसको जोड़ा गया, यानी बात थी 1951 में पहला संविधान संशोधन। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे संविधान में जब संशोधन हुआ था तो वो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और जिसमें ना तो अनुच्छेद को जोड़ा गया, ना किसी बात करी गई, ना कोई कानून आया, लेकिन पहला संविधान संशोधन हुआ था तो वो केवल 9वीं अनुसूची के लिए हुआ था, क्योंकि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसलिए 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हम खैर पढ़ेंगे सारी चीज़ें के। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सबसे पहले पॉइंट दर पॉइंट को हम अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे और ट्रिक के माध्यम से देखते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रथम अनुसूची। अब शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रथम अनुसूची को क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि भाई इस सूची में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन है। मतलब जो भी आपके केंद्र की बात होती है, जो भी भारत के राज्य हैं, उनका वर्णन किस अनुसूची में है, वो है आपका प्रथम अनुसूची में। फर्स्ट शेड्यूल ये कहता है कि प्रथम अनुसूची में क्या होगा, संघ और राज्य का वर्णन मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये आया है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस शेड्यूल, किस अनुसूची में है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। दूसरी अनुसूची ये कहता है कि इस सूची के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख संवैधानिक पद अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, न्यायाधीश की बात करें, इन सभी के वेतन भत्ते की बात करी गई है। कौन सी अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। अब देखो कैसे हम याद करते हैं। पहली अनुसूची आपकी ये कहती है केंद्र होगा और राज्य होंगे, यानी संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है, पहली अनुसूची में है। तो ये बताओ, हम एक नागरिक हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग रहने के लिए क्या चाहिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, भारत आता है, और भारत के बाद क्या आता है, राज्य आता है। तो राज्य क्या है, राज्य एक भारत का पार्ट है, तो सबसे पहले हम किसको दर्जा देंगे, राज्य को दर्जा देंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होगा, राज्य होगा, ठीक है। उसी में तो हम रहेंगे, राष्ट्रपति रहेगा, मुख्य न्यायाधीश रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब द्वितीय अनुसूची क्या कह रही है कि द्वितीय अनुसूची, देखो हम सारी आपको यहाँ पर ऐसे डिजिट के माध्यम से, सारा डिजिट का खेल है यहाँ पर। जैसे द्वितीय अनुसूची ये कह रही है कि इसमें जितने भी अधिकारी हैं आपके संवैधानिक पद के,
राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। तो आपको ये बताओ दो कैसा है, तो आप ये कहते हो 2 नंबर का पैसा, आप यही तो कहते हो 2 नंबर का पैसा। अब ये तो आप कहते नहीं 3 नंबर का पैसा, 4 नंबर का पैसा, तो 2 नंबर के साथ एक वर्ड जुड़ा है, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है वो, है ना। तो आप ये कहते हो ना, तो याद रखना है 2 नंबर के साथ द्वितीय अनुसूची के साथ क्या होगा, पैसा होगा। और पैसे में क्या होता है, वेतन होता है, भत्ते होते हैं, पेंशन होता है, तो यही तो है याद करना। तो 2 से आपको क्या याद रखना है, 2 नंबर का पैसा। तो पहले में था राज्य, हमारा केंद्र था, और 2 नंबर में था पैसा। तृतीय अनुसूची में क्या कहता है, इसमें अधिकारियों की जो पदाधिकारी होते हैं संवैधानिक के, है ना, जो वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात होती है, राज्यसभा जितने भी आ जाते हैं उच्च अधिकारी, तो वहाँ पर सभी के वेतन भत्ते की बात हो चुकी। अब कह रहा है तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ। अब ध्यान दीजिएगा, 3 में कितने अक्षर होते हैं, 3 में आप कहते हो 3 ही तो अक्षर होंगे सर जी, और मुझे ये बताओ शपथ में भी 3 अक्षर होंगे, ठीक है। तो याद रखना है 3 में 3 अक्षर में, यानी शपथ में 3 अक्षर होंगे। तो तृतीय अनुसूची क्या कहती है कि जितने भी अधिकारी हैं वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन में ये कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। कहता है कि कौन सी ऐसी अनुसूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है या विवरण दिया गया है। तो याद रखना है कि एक लोग क्या सभा मिलकर बना सकता है, क्या 2 लोग क्या सभा मिलकर बना सकते हैं, नहीं। जब तक 2 या 2 से अधिक लोग नहीं होते हैं तब तक एक सभा का निर्माण नहीं होता है। तो याद रखना है कि अगर 4 लोग होंगे तो ही सभा बनेगी, वरना 1 लोग से सभा नहीं बनती है। तो राज्यसभा की बात करी गई है सभा, और राज्यसभा किससे बनेगी, 2 या 2 से अधिक, यानी 4 लोगों से बनेगी। तो दिमाग में क्या रखना है, 2 नंबर वाला तो पैसा हो गया, तो कोई मतलब नहीं। तृतीय नंबर में 3 से शपथ हो गया, 3 शब्द थे, शपथ 3 से हो गया। और चौथी अनुसूची राज्यसभा सभा कितने लोगों से बनेगी, 4 लोगों से बनेगी। 5वीं अनुसूची की क्या ट्रिक रहेगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहेगा इस बार एग्जाम्स में। सुपर टेट की बात करें अगर हम देखिएगा, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति यहाँ पर कर लेना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। देखो एक होता है यहाँ पर, एक होता है क्या, SC होता है, और एक होता है ST होता है। शेड्यूल कास्ट ये होता है, शेड्यूल ट्राइब ये होता है, ठीक है। हाँ जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों में फ़र्क है, आप सभी को पता है। इनके नियंत्रण के बारे में किस में उल्लेख है, 5वीं अनुसूची में है। तो फिर से हम 5 बना लेते हैं। 5 को मैंने ऐसा बनाया, तो ये बताओ 5 को जब हम ऐसा बनाते हैं तो ये बताओ ST और SC में क्या है, ये 5 ही तो लग रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, सभी में नंबर का खेल बताया, इसमें भी आप ट्रिक लगा लो। ST SC की जब भी बात आए तो आपको 5वीं अनुसूची मार देना है आंख बंद करके, ठीक है। तो 5 जैसा ही है जैसा यस बना होता है SC में और यस बना होता है ST में, ठीक है, दिमाग में फिट कर लेना, बहुत बढ़िया। अब बात आती है 6ठी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल में क्या है। 4th शेड्यूल ये कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेंडिंग है, हम आपको ट्रिक बताएंगे बहुत ही गजब की। देखिएगा 4th शेड्यूल ये कहता है कि किस राज्य में, आपसे क्वेश्चन ये 4th नहीं, यहाँ पर देखिएगा 6ठी अनुसूची है, माफ़ी चाहेंगे, 6th शेड्यूल होना चाहिए, कोई बात नहीं। 6ठी अनुसूची क्या कहता है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों का जनजाति का क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। अब देखो असम से A हो गया, मेघालय का M हो गया, त्रिपुरा का T हो गया और मिजोरम का M हो गया। आप हमेशा AM PM पढ़ते हो, सुबह को AM कहते हैं, दोपहर के बाद शाम को हम PM कहते हैं, PM का समय हो गया। तो आपको अब याद रखना है क्या, आपको बस इतना याद रखना है, AM TM का मतलब होता है इतने राज्य हैं, क्या याद रखना, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा 6ठी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। तो आपको ये 4 राज्य याद रखने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में नहीं है, कौन सा है, तो AM TM है, यानी A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो ये 6ठी अनुसूची में इनके प्रावधान, इनका प्रशासन के बारे में प्रावधान है, बहुत अच्छे। यहाँ पर बात करेंगे 7वीं शेड्यूल की बात करेंगे, यहाँ पर 7th शेड्यूल की बात करेंगे।
इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची। इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही पता चल जाता है कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन से अनुसूची में किया गया है, कौन से शेड्यूल में किया गया है, तो वो होता है, उसका आंसर 7 होता है। कौन कौन सी हैं, किन किन में कितने विषय हैं, ये भी आपको बता देते हैं। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखो संघ सूची में क्या है कि इस सूची में दिए गए विकल्प पर केंद्र ही जो है क्या बनाती है, केंद्र ही विषय बनाती है। केंद्र जो भी आपका है एक विषय होता है उनका कि भाई इतने में टैक्स लेगा तो हम लेंगे, राज्य में आता है कि इतने में टैक्स लेगा तो हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कानून बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार केवल किसको है, केंद्र को है। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन में ये आए कि वर्तमान में विषय कितने हैं, तो वर्तमान में विषय हैं 98, पहले कितने थे, 97 विषय थे, ठीक है ना, संविधान के लागू होने के समय। अब बात आती है राज्य सूची की। राज्य सूची आप नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी स्टेट की बात कर रहा है, तो स्टेट में क्या होगा, स्टेट कानून बनाएगा। यानी इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन संघ सूची यानी केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कुल मिलाकर ये जान लीजिएगा। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अब जो है कम हो गए 62 विषय। देखो इसमें देखिएगा वर्तमान में बढ़ गए थे, लेकिन केंद्र यानी केंद्र सर्वोपरि होता है इसलिए वहाँ पर, लेकिन ये हमें एक गलत डिसीजन लगता है केंद्र का। मतलब केंद्र कर सकता है राज्य के मामलों में हस्तक्षेप, लेकिन राज्य नहीं कर सकता है केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप। ये तो बहुत बड़ी बात, गलत बात है ना। तो याद रखिएगा, जबकि राज्य सूची में राज्यों को विषय ज़्यादा देने चाहिए थे और उनको विषय घटा दिए गए, यानी 66 थे अब कर दिए गए 62 कर दिए गए। यानी अब वो 62 पर ही जो है कानून बना पाएगी, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ये सब किस में है, राज्य सूची, संघ सूची, यह है 7वीं शेड्यूल में, यानी 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। अब ये क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। समवर्ती सूची दोस्तों वो सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसमें भी वही बात, यानी केंद्र सर्वोपरि। तो यार याद रखना है, केंद्र ही सर्वोपरि माना गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी अगर दोनों कानून बनाते हैं तो दोनों कानून में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून खारिज हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब इसमें बस वर्तमान में 52 विषय हो गए। देखो हमने ऊपर कहा 97 विषय थे, संघ सूची में 98 हो गए। हमने ऊपर कहा 62 थे, कितने थे यहाँ पर, 66 थे और 62 हो गए। और समवर्ती सूची ये कह रहा है 47 थे, 52 हो गए। तो ये तीनों विषय आपको याद रखने हैं। 8वीं अनुसूची बहुत बार एग्जाम में हमने आपको बताया भी है, मनोविज्ञान पढ़ा है उसमें भी ये आता है, हमने आपको हिंदी पढ़ाया है उसमें भी आता है। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारतीय राजभाषा जो है हिंदी होगी, है ना, जी हाँ। तो उसमें भी यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख की बात होती थी। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी आप देख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या होता है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो क्वेश्चन ये बन गया है कि भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो ये है 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बात ये आती है गाइज यहाँ पर कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आप कहते हो 8 नहीं, 8 तो मूल संविधान में थी, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 12 हैं, पहले 8 थी। अब दूसरी बात आती है कि वर्तमान में चलो ठीक है, लेकिन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये पूछता है कि वर्तमान में भाषाएं कितनी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, ठीक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना। अब बात आती है 9वीं अनुसूची की, यानी 9th शेड्यूल। अब देखिएगा, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान, मैंने कहा कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें सबसे पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने का काम हुआ था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया। इन अनुसूचियों में 284 अधिनियम थे। केवल इतना याद रखना है कि हमें ये बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम संविधान संशोधन,
ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ये कहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आपके दल बदल कानून होता है, दल बदल यानी दल को बदल दिया जाता है, एक राजनयिक संबंध होते हैं, राजनेता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं दल के बदलने के लिए ये एक कानून लाया गया जिसको हम 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, इसको रेड पेन से लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना, 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची ये कहती है कि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 के साथ जोड़ी गई थी और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये बता दीजिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 11th अनुसूची, 11वीं अनुसूची में है। कितने विषय थे? कितने विषय हैं? 29 विषय। कब आया था 73वां संविधान? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आएंगे, 3 में से एक पक्का फंसेगा इस बार। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 11वीं अनुसूची में कौन था, क्या था, उल्लेख क्या था? तो पंचायती राज था। और कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1993। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे, लास्ट है 12th शेड्यूल। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन तुरंत आई थी 73 के बाद 74 में, और सन वही था 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी, इसमें पंचायती राज की बात करी गई थी, ग्राम सिस्टम की बात करी थी, ग्रामीण सिस्टम की बात की गई थी, और इसमें आपके शहरी क्षेत्र का विकास, शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय। पंचायती राज में 29 विषय थे, यहाँ पर 18 विषय हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पंचायती राज है तो एक स्थानीय स्वशासन, शहरी स्वशासन थी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। और इन सभी के आपको संवैधानिक संशोधन दोनों के इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, 73, 74। तो ठोको लाइक, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, और यहाँ पर वीडियो का सिलसिला रुकता ही नहीं है, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक वीडियो चलती ही रहती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।